नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द टॉक मीन्स एवरीथिंग की आज की केस स्टडी में। बोइंग 737 का एक विमान रनवे पर तेजी से दौड़ते हुए टेक ऑफ कर गया, लेकिन हवा में उड़ने के कुछ ही देर के बाद प्लेन ने उड़ना बंद कर दिया। जब तक पायलट कुछ समझ पाते, प्लेन एक ब्रिज से टकराते हुए सीधे बर्फीली नदी में समा गया। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस घटना को, आखिर कैसे हुआ ये हादसा और इस हादसे के पीछे की आखिर वजह क्या थी। चलिए जानते हैं इस इन्वेस्टिगेशन केस स्टडी से। 13 जनवरी 1982 आर वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट। उस दिन एयरपोर्ट में काफी बर्फ पड़ रही थी। एयरपोर्ट का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। भारी बर्फबारी की वजह से एटीसी ने किसी भी प्लेन्स को टेक ऑफ करने से रोक लगा दिया। एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस बर्फीले एयरपोर्ट में कई सारे प्लेन्स अपनी पारी का इंतजार कर रहे थे कि कब हम जल्दी से जल्दी यहाँ से टेक ऑफ कर सके। इसी इंतजार में एयर फ्लोरिडा फ्लाइट 90 भी था, जो कि बोइंग 737-200 मॉडल का प्लेन था। 74 पैसेंजर्स अपने समय अनुसार प्लेन में सवार होने लगे। सारे लगेज, खाने पीने का सामान प्लेन में लोड कर दिया गया। अब बस इंतजार था तो एटीसी के क्लियरेंस की। इस प्लेन को कैप्टन लैरी उड़ा रहे थे। इनकी उम्र 34 साल थी और 8300 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस भी था। सिर्फ 2 साल पहले ही इन्हें कैप्टन बनाया गया था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर रोजर थे। इनकी उम्र 31 साल थी और 34,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। ये पहले यूएस एयरफोर्स में फाइटर पायलट भी रह चुके थे। करीब आधे घंटे से भी अधिक समय गुजर गया। फाइनली कैप्टन ने एटीसी से पूछा कि कब तक हम टेक ऑफ कर सकते हैं। एटीसी ने कहा कुछ समय और लगेगा। अब कैप्टन ने डी आइसिंग टीम को कॉल किया। अब ये डी आइसिंग क्या होता है दोस्तों? ऐसे एयरपोर्ट्स जहां टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, पानी भी बर्फ में जम जाता है, तब प्लेन को उड़ाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। प्लेन के विंग्स में, प्लेन के बॉडी में बर्फ जम जाती है। प्लेन के बॉडी के सारे सेंसर्स, पिटो ट्यूब्स, ये सब कुछ ब्लॉक हो जाता है बर्फ की वजह से। ऐसे केस में प्लेन के बॉडी से इन बर्फ को हटाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, नहीं तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है। प्लेन के ऊपर बिछी बर्फ की चादर को हटाने की प्रक्रिया को डी आइसिंग कहा जाता है। डी आइसिंग के नाम से ही ये प्रतीत होता है कि जहाँ पर बर्फ पड़ी है वहाँ पर गर्म पानी डाल दो, बस हो गया काम। पर दोस्तों ये इतना भी सिंपल नहीं होता, क्योंकि गर्म पानी भी तो हमेशा के लिए गर्म रहेगा नहीं, वो भी ठंडा होकर प्लेन के बॉडी में बर्फ में बदल जाएगा। इसीलिए डी आइसिंग के दौरान एक खास तरह का लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मोनोप्रोपिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है। इस ग्लाइकोल को गर्म पानी के साथ मिक्स किया जाता है और प्लेन के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है। ये ग्लाइकोल पानी के फ्रीजिंग टेम्परेचर को बहुत कम कर देता है। जहाँ एक नॉर्मल पानी 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो सकता है, वहीं अगर पानी में ग्लाइकोल डाल दिया जाए तो ये -50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी झेल सकता है। ये पानी बर्फ में नहीं बदलेगा। हालांकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि गर्म पानी में कितना ग्लाइकोल डाला गया है। 70% ग्लाइकोल डालने पर ये लगभग -50 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होगा। वहीं अगर 30% ग्लाइकोल डाल दिया जाए तो ये लगभग -30-35 डिग्री सेल्सियस तक खुद को फ्रीज नहीं होने देगा। वाशिंगटन एयरपोर्ट में टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस था, इसीलिए डी आइसिंग की टीम ने ऑलमोस्ट 30% ग्लाइकोल मिक्स किया गर्म पानी में। इसके बाद प्लेन के लेफ्ट साइड से डी आइसिंग का काम शुरू हो गया। जब तक एयरपोर्ट खुलता तब तक डी आइसिंग का काम भी खत्म हो जाता, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से एटीसी ने कहा कि एयरपोर्ट को क्लोज रखने का टाइमिंग 20 मिनट बढ़ा दिया गया है। ऊपर से ये एयरपोर्ट पिछले 1 घंटे से बंद पड़ा हुआ था, इसलिए एयरपोर्ट में ट्रैफिक काफी बढ़ चुकी थी। बहुत सारे प्लेन्स लाइन में लगे हुए थे टेक ऑफ करने के लिए और एयर फ्लोरिडा 12वें नंबर पर था। इट मीन्स अभी भी बहुत लंबा समय लगने वाला था, इसलिए कैप्टन ने सोचा कि डी आइसिंग का कोई फायदा है नहीं, फिलहाल इन्हें रोक देते हैं। उड़ान के कुछ देर पहले दोबारा से डी आइसिंग का काम शुरू कर देंगे। सो फाइनली डी आइसिंग की टीम चले गए और करीब 45 मिनट और इंतजार करने के बाद एयर फ्लोरिडा का नंबर आ गया। अब कैप्टन ने फिर से डी आइसिंग टीम को बुलाया, पर ये पहले वाले डी आइसिंग की टीम नहीं थी। इन्हें पता नहीं था कि पिछली बार जब प्लेन में डी आइसिंग किया गया तो कितनी मात्रा में ग्लाइकोल डाला गया था। इस बार डी आइसिंग की टीम ने 30% नहीं बल्कि 18% ग्लाइकोल गर्म पानी में मिक्स किया और प्लेन के राइट साइड से डी आइसिंग का काम शुरू कर दिया। दोस्तों डी आइसिंग के दौरान
ये बहुत 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 जरूरी हो जाता है कि गर्म पानी में ग्लाइकोल की मात्रा सेम हो। इसके अलावा प्लेन के हर एक सरफेस को अच्छे से और इक्वली डी आइस करना जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड अभी करा लिए और आधे घंटे बाद राइट साइड करा लिए। नहीं, डी आइसिंग का काम एक साथ और एक ही मिक्सचर के साथ यूनिफॉर्मली होना बहुत जरूरी होता है, पर एयर फ्लोरिडा के साथ ऐसा नहीं था। 1982 में डी आइसिंग के लिए उतने इम्पोर्टेंट रूल्स नहीं हुआ करता था। खैर, डी आइसिंग का काम पूरा हो गया। एक बार ग्राउंड क्रू ने इंस्पेक्शन किया। उन्होंने पाया कि अब भी बर्फ के कुछ डस्ट पार्टिकल्स प्लेन के बॉडी में मौजूद है, पर उन्होंने इसे सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगा कि प्लेन टेक ऑफ करेगा तो ये डस्ट पार्टिकल्स उड़ जाएगा। फाइनली पुशबैक ट्रक को बुलाया गया, लेकिन बार बार डी आइसिंग की वजह से ग्राउंड में ग्लाइकोल और पानी फैल चुका था, जिसकी वजह से फिसलन इतनी बढ़ गई कि पुशबैक ट्रक भी प्लेन को पीछे नहीं धकेल पा रहा था। फाइनली स्नो चेन का इस्तेमाल किया गया ताकि ट्रक के व्हील्स में थोड़ा ट्रैक्शन मिल सके, लेकिन ये तरीका भी फेलियर रहा। प्लेन टच से मच नहीं हुआ। कैप्टन ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं इंजन को स्टार्ट करके रिवर्स में कर देता हूँ, इसके बाद आप भी पीछे धक्का देना। लेकिन अफसोस ये तरीका भी सफल नहीं रहा। एयर फ्लोरिडा के पीछे और भी प्लेन्स वेटिंग में थे टेक ऑफ करने के लिए। ऑलरेडी एयर फ्लोरिडा ने काफी देरी कर दिया था। फाइनली एक पावरफुल पुशबैक ट्रक को बुलाया गया, तब जाकर ये प्लेन रनवे की ओर निकल पड़ा। ये सब करते करते लगभग 1 घंटा समय गुजर गया। पायलट ने ये नोटिस किया कि इस 1 घंटे में फिर से काफी बर्फ प्लेन के विंग्स में गिर चुका है। रूल के अनुसार उन्हें फिर से डी आइसिंग करना चाहिए था, लेकिन पायलट्स ने ये डिसाइड किया अब हम दोबारा प्लेन को गेट के पास नहीं ले जाएंगे। ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। फाइनली ये प्लेन रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ करते ही प्लेन के अंदर स्टॉल वार्निंग अलार्म बजने लगा। ये अलार्म बता रहा था कि प्लेन ने उड़ना बंद कर दिया है, किसी भी पल की धरती से टकरा सकता है। प्लेन की ऊंचाई भी बहुत कम थी, इतने कम कि पायलट कुछ सोच पाते इससे पहले ही ये ब्रिज से टकरा गया और प्लेन सीधे बर्फीले नदी को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। जमा देने वाले कड़ाके के ठंडे पानी में पूरी तरह से डूब गया। इस ठंडे पानी से कोई अगर बच भी जाता तो पानी के अंदर सांस लेना इम्पॉसिबल था। ये प्लेन ब्रिज से टकराया था, इसलिए वाशिंगटन का पूरा हाईवे ब्लॉक हो गया। एम्बुलेंस की गाड़ियां भी रास्ते में फंस गई। यही वजह है कि रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर करीब 20 मिनट बाद पहुंची, लेकिन रेस्क्यू टीम से कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि रेस्क्यू टीम ने पानी में पैसेंजर्स को बचाने के लिए कोई भी इक्विपमेंट्स अपने साथ नहीं लाया। एक मोटी बर्फ की परत और इस परत के नीचे बह रही थी नदी। ऐसे में तेल का प्लेन के मलबे के पास पहुंचा भी नहीं जा सकता था। इस प्लेन के कई टुकड़े हो चुके थे, जिसमें से प्लेन का पिछला हिस्सा अब भी पानी में तैर रहा था। यहाँ पर 6 लोग जिंदा फंसे हुए थे। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद उन 6 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया। तभी एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। वाशिंगटन मेट्रो ट्रेन उसी शहर में क्रैश हो गया। इस हादसे के बाद एयरपोर्ट भी बंद, हाईवे भी बंद और अब मेट्रो ट्रेन के हादसे के बाद ट्रेन के रास्ते भी ब्लॉक हो गया। देखते ही देखते वाशिंगटन चारों तरफ से ब्लॉक हो गया। फाइनली हेलीकॉप्टर की मदद से सभी 6 घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एक की मौत हो गई। इसके अलावा प्लेन में बैठे बाकी के 74 लोग भी मारे गए। जब ये प्लेन ब्रिज से टकराया तब ये कई गाड़ियों को तोड़ते हुए निकल गया, जिसकी वजह से रोड में भी 4 लोग मारे गए। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन में 25 लोग घायल हो गए और 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के अगले दिन से इन्वेस्टिगेशन की टीम अपने काम में लग गए। इस हादसे के पीछे बहुत सारे अनसुलझे राज थे। क्या कोई बर्फ का टुकड़ा प्लेन को क्रैश करा सकता है? क्या प्लेन का इंजन ठंड के कारण जम गया था, जिसकी वजह से प्लेन को पावर नहीं मिल पाया और ये स्टॉल कंडीशन में चला गया? प्लेन के इंजन को गर्म रखने के लिए हीटर भी होता है। ये हीटर आसानी से बर्फ को पिघला सकता है। तो फिर कैसे ये प्लेन क्रैश हो गया? आइए पता लगाते हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट से। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने सबसे पहले मलबे की जांच किया। उन्होंने देखा कि प्लेन के जो टुकड़े हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज के हैं। प्लेन के टेक ऑफ के वक्त प्लेन का इंजन अपने फुल पावर पर होता है। इतने स्पीड में अगर प्लेन ब्रिज से टकराता तो ये चूर चूर हो जाता, पर एयर फ्लोरिडा के साथ ऐसा नहीं हुआ। प्लेन के बड़े बड़े टुकड़ों को देखकर ये तो साफ हो गया कि प्लेन का स्पीड बहुत ही कम रहा होगा।
होगा और ऐसा तभी हो सकता है जब इंजन में कोई गड़बड़ी हो। एक ग्राउंड क्रू ने अपने बयान में कहा कि टेक ऑफ से पहले मैंने प्लेन का इंस्पेक्शन किया था। मुझे कुछ आइस के डस्ट पार्टिकल्स मिले, लेकिन मुझे लगा कि टेक ऑफ के बाद ये उड़ जाएगा। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम को यहाँ पर बहुत सारे लूप होल्स का पता चला। एक साथ दोनों तरफ डी आइसिंग ना करना, डी आइसिंग के मिक्सचर को बदल देना, इसके अलावा पुशबैक ट्रक की मदद के लिए रिवर्स थ्रस्ट को ऑन कर देना, ये सभी बोइंग के रूल्स के खिलाफ था। इवन कुछ प्लेन्स का इंजन प्लेन के टेल में होता है। 1982 के दौर में पायलट्स इंजन को स्टार्ट करके रिवर्स कर देता था, जिससे हवा प्लेन के आगे की ओर जाने लगती थी और इंजन के गर्म हवा से आइस मेल्ट हो जाता था। हालांकि आज के दौर में ऐसा करना सख्त मना है, पर उस दौर में ऐसे कोई नियम नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन की टीम को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन छोटी छोटी गलतियों से इतना बड़ा प्लेन क्रैश कैसे हो सकता है। खैर, कुछ ही दिनों बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का रिपोर्ट सामने आ गया। इस रिपोर्ट में हमें चौंका देने वाली गलतियां दिखाई दिया। प्लेन के इंजन में किसी भी तरह से बर्फ की वजह से प्रॉब्लम ना हो, इंजन के अंदर लगे सेंसर्स आइस से ब्लॉक ना हो जाए, इसके लिए इंजन के अंदर हीटर लगा होता है। एयर फ्लोरिडा के पायलट को कॉकपिट के ऊपरी भाग में इस एंटी आइस को एंगेज करना था, पर दोनों पायलट्स ने इसे ऑन नहीं किया, जिससे इंजन का EPR इंडिकेटर फॉल्स रीडिंग देने लगा। अब ये EPR क्या होता है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक इंजन कितना पावर निकाल रहा है, इसको मापने के लिए इंजन में 2 सेंसर लगा होता है, एक इंजन के बाहरी भाग में और दूसरा इंजन के आखिरी छोर में। ये दोनों सेंसर मापते रहता है कि कितने प्रेशर से हवा घुस रही है और कितने प्रेशर से बाहर निकल रही है। इन दोनों प्रेशर को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें इंजन का EPR यानी कि इंजन प्रेशर रेशियो मिल जाएगा। इंजन प्रेशर रेशियो को हम सिंपल भाषा में इंजन का पावर या थ्रस्ट कह सकते हैं। अब गड़बड़ी कहाँ पर हुई थी, आइए इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ इंजन के चारों तरफ और बीच में हीटर लगा होता है और यहीं पर होता है सेंसर। पायलट हीटर को ऑन करना भूल गया था, इसलिए यहाँ का सेंसर बर्फ के कारण ब्लॉक हो गया और EPR को कम रीडिंग देने लगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेशर इन का वैल्यू अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर आउट का वैल्यू बढ़ जाएगा। सीधे सीधे कहें तो EPR यानी कि इंजन का थ्रस्ट फॉल्स रीडिंग के कारण अधिक थ्रस्ट शो करने लगेगा, जबकि इंजन का पावर उतना अधिक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, पायलट जब थ्रस्ट लीवर को मैक्सिमम करेगा तो प्लेन का कंप्यूटर EPR को रीड करके ये देखेगा कि इंजन का पावर 100% हुआ है या नहीं। अब EPR प्लेन के कंप्यूटर को फॉल्स रीडिंग देगा कि हाँ भाई, इंजन का प्रेशर मैक्सिमम हो चुका है, जबकि वो मैक्सिमम हुआ नहीं है। इसीलिए थ्रस्ट लीवर को फुल करने के बावजूद भी इंजन का पावर अपने मैक्सिमम लेवल पर काम नहीं करेगा। ये ऑलमोस्ट 80-90% ही थ्रस्ट जनरेट करेगा। एयर फ्लोरिडा के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पायलट ने थ्रस्ट लेवर को फुल कर दिया। फर्स्ट ऑफिसर देख तो रहा था कि इंजन का पावर मैक्सिमम में है, लेकिन उसे भी कंफ्यूजन हो रही थी कि वाकई में प्लेन का इतना स्पीड है या नहीं। पर पायलट्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर था, जल्दी यहाँ से टेक ऑफ करना, पीछे बहुत सारा ट्रैफिक है, डी आइसिंग के चक्कर में समय भी बहुत बर्बाद हो चुका है। ये सब कुछ देखते हुए उन्होंने प्लेन को कम स्पीड में टेक ऑफ करा दिया। नतीजा, प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया। फर्स्ट ऑफिसर ने ये कहा भी कि सर, हमें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, पर कैप्टन ने कहा कि सब ठीक है। आखिरी वक्त में फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि सर, हम नीचे गिर रहे हैं। कैप्टन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मुझे पता है। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट में हो रहे सारे बातचीत को रिकॉर्ड करता है, उसने चेकलिस्ट को चेक करते हुए भी रिकॉर्ड किया था। टेक ऑफ चेकलिस्ट को चेक करते समय कैप्टन एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लेता है और को पायलट चेक करता है कि वो ऑन है या ऑफ। कैप्टन ने कहा पिटआउट हीट, फर्स्ट ऑफिसर ने कहा ऑन। कैप्टन ने कहा इंजन एंटी आइस। यहाँ पर फर्स्ट ऑफिसर को इस एंटी आइस स्विच को ऑन करके ये कहना चाहिए था कि इंजन एंटी आइस ऑन, जबकि उन्होंने एंटी आइस को ऑन नहीं किया और कह दिया ऑफ। कैप्टन ने भी ये नोटिस नहीं किया कि उन्होंने ऑन बोला या ऑफ, और इस तरह से दोनों पायलट्स एंटी आइस को ऑन करना ही भूल गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। दोनों ही काफी एक्सपीरियंस पायलट थे, लेकिन
किसी बर्फीले एयरपोर्ट से प्लेन को उड़ाने का एक्सपीरियंस दोनों के पास नहीं था। कैप्टन के पास भले ही 8000 फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 बार ही किसी बर्फीले एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर इससे पहले सिर्फ 2 बार बर्फीले एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। ये एक्सपीरियंस बहुत ही कम था। हालांकि आज के दौर के इंजन्स में काफी बदलाव हो चुका है। एक्सपीरियंस पायलट्स को ही बर्फीले एयरपोर्ट्स में टेक ऑफ और लैंडिंग कराने दिया जाता है। इस हादसे के बाद डी-आइसिंग के लिए कड़े नियम लागू किए गए। आज अगर थोड़ा सा भी बर्फ का टुकड़ा प्लेन के विंग्स में दिख जाता है तो नियम के अनुसार प्लेन को उड़ाना सख्त मना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस हादसे के बाद आज एविएशन में बहुत सारे बदलाव को देखा गया, लेकिन अफसोस उसकी कीमत 78 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।